नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम अटेंशन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। अटेंशन में आज बात नेताओं के बिगड़ते बोल की। संत कबीर ने कहा था, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बहारानी। अर्थात वाणी अनमोल होती है, इसे सोच समझकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जुबान चलाने के गहरे मायने होते हैं। तभी ये जुबान कभी आपको भटकाती है तो कभी दिशा भी दे देती है। जुबान समय से और सही संदर्भ में चली तो सबका प्रिय बना देती है, और यदि फिसल गई तो अनर्थ भी कर देती है। कुछ ऐसा ही इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जहां मंत्री, सांसद, विधायक सभी की भाषा ऐसी हो चुकी है जिससे लगातार विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। फिर चाहे वो भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का शहीद हेमंत करकरे को लेकर दिया बयान हो, या फिर बीजेपी सांसद मेनका गांधी को लेकर अजय विश्नोई का विवादित ट्वीट, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के बयान तो बीते दिनों ट्रेंड में ही रहते हैं। इसी शैली में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, जिनका नाम शामिल हो गया है, जिन्होंने निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत लेकर पहुंचे अभिभावकों से गलत भाषा का उपयोग किया। तो नेताओं के बिगड़ते बोल पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। नेताओं के विवादित और फूहड़ बोल हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। अभी तक जहां कांग्रेस नेताओं के बयान सुर्खियां बटोर रहे थे, वहीं अब बीजेपी नेताओं के बयान खूब चर्चाओं में हैं। बीते दिन जहां भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने 26/11 के मुंबई हमले में शहीद हुए आईपीएस अफसर हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया और कहा था कि वो हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं मानती। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के बाद प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक अजय विश्नोई ने खुद की पार्टी के सांसद मेनका गांधी को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने मेनका को घटिया औरत बताया था। अब सरकार के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान ने प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। दरअसल कुछ अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे थे और शिक्षा मंत्री से स्कूल की फीस कम कराने की मांग की, जिस पर मंत्री जी भड़क गए और अभिभावकों से गलत लहजे में बात की। मंत्री के इस रवैये पर कांग्रेस ने निशाना साधा और मंत्री इंदर सिंह परमार से इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी में तो ये चलन है, यहाँ पर पदोन्नति पाने के लिए गाली बकनी पड़ती है। जो जितनी अच्छी गाली बकता है उसको उतने ऊंचे पद पर बिठा दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का जो बयानबाजी करने का रिवाज है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है, घटियापन है और निंदनीय है कि एक मंत्री, आप देख रहे हैं कि कोरोना में लाखों लोग बर्बाद हो गए, लाखों मौतें हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, घर में दाने हैं नहीं। सरकार खुद कह रही है कि हम 5-5 किलो राशन देंगे थैले में रख के, और ये थैले की सरकार उसके बाद ये क्या कर रही है कि वो कह रहे हैं कि बेचारे के साथ स्कूलें नहीं लगी तो बच्चों की फीस कम करवा दीजिए। तो कह रहे जाओ जाके मरो। ये मंत्री हैं इनके, ऐसे मंत्रियों को जो है जनता बाहर करेगी। ये तरीका है बात करने का जनता के साथ। और जो ये इनको बाहर कर दिया जाना चाहिए मंत्रिमंडल से, इस्तीफे होने चाहिए इनके, घिराव कराएंगे हम लोग अगर ये नहीं सुधरे। बीजेपी नेताओं के बयान जहां चर्चा में है और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बयान भी कुछ कम नहीं होते। बीते कुछ समय से कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिर चाहे वो राम मंदिर निर्माण को लेकर दिया गया बयान हो या फिर आर्टिकल 370 को लेकर, जिसके बाद दिग्विजय सिंह अपने घर में ही घिर गए थे और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई की पत्नी ने ही उनसे सवाल कर लिया था। हालांकि बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बीजेपी नेताओं के बयान का बचाव करते हुए कहा कि मर्यादाओं में रहकर ही बयान दिया जाना चाहिए और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मर्यादा में रहकर टिप्पणी करते हैं। साथ ही सबनानी ने इंदर सिंह परमार के इस्तीफे पर कहा कि दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन के बारे में विवादित बयान दिया था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से ज्ञान न देने की बात भी कही है। मुझे लगता है कि राजनीति में हमको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, ये तो हमको पता ही जाता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लोगों की अपेक्षा होती है कि इस परिप्रेक्ष्य में सारा विषय जब तक न सुन ले तब तक कोई बात पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। यूँ भी हम सबको अपनी मर्यादाओं की जानकारी है और उस मर्यादा में हम लोग रहते हैं और वैसा आचरण होता है। कभी कभी कोई अगर ऐसी स्थिति बनी है तो क्यों बनी उसका हमको विश्लेषण करना पड़ेगा। नहीं, उनके तो व्यवहार में ही बहुत सारी चीज़ें खराब रही हैं कांग्रेस की तो। और उनकी अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह जी
वो क्या मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में बोल रहे थे और क्या बोल रहे थे, कम से कम ऐसे हमको वो ज्ञान न दें, क्योंकि उनके आचरण व्यवहार को जनता जानती है, मध्य प्रदेश बड़ी बड़ी बखूबी जानता है, इसलिए हमको ज्ञान देने की चेष्टा कम से कम कांग्रेस तो न करे। विवादित बयानबाजी की इस लिस्ट को देश के प्रधान सेवक से शुरू करें तो नरेंद्र मोदी ने संसद में जिस अंदाज में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना सूपनखा से कर दी थी और इस पर जिस अंदाज में संसद में बैठे नेताओं ने ठहाके लगाए थे, ये दृश्य सारी हकीकत बयां कर देता है। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से कोई पछतावा तो देखने को नहीं मिला, बल्कि विधायक और सांसद के विवादित बयान पर बीजेपी सफाई ही देती नजर आ रही है। उसे आज भी कोई पछतावा नहीं है। हालांकि ये तो कुछ ही उदाहरण है, ऐसे कई मामले सामने आए थे जब बीजेपी के नेता अपने शब्दों की मर्यादा को भूल गए थे। तो अब देखना होगा कि अपने नेताओं को शब्दों की मर्यादा सिखाने के लिए बीजेपी आलाकमान कौन सा प्रशिक्षण शिविर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मध्य प्रदेश में बड़बोले नेता और उनके बेतुके बयानों का एक दौर खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, और इस बिगड़ते बोल की परंपरा अभी से नहीं है, करीब 3 दशकों से ये चली आ रही है। हालांकि अभी तक महिलाओं को लेकर ही विवादित बयान दिए जाते रहे थे, लेकिन अब नेताओं की जद में शहीद और अभिभावक या कहें कि आम जनता भी आ चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना से मरने वालों की संख्या को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद प्रदेश में खूब विवाद हुआ और बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी थी। राम मंदिर चंदे पर पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया का बयान तो याद ही होगा आपको, जब उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी नेता चंदे का पैसा शराब में उड़ा देते हैं। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने समय समय पर अपने बयानों से विवाद खड़ा किया है। तो बिगड़ते बोल पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो से ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं रंजन श्रीवास्तव जी। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। सबसे पहले मैं रंजन जी आपसे ही शुरुआत करती हूँ, आप कैसे देखते हैं लगातार विवादित बोल तो हमने महिलाओं को लेकर सुने भी हैं, हर बार डिबेट की चर्चा की, कुछ सॉल्यूशन तो निकला ही नहीं, क्योंकि हमारे जो नेताजी हैं वो मानते ही नहीं। अब ये विवादित बोल या इस तरह की भाषा का प्रयोग आम जनता शहीदों के लिए किया जाने लगा है। आम जनता को किस तरह से आज मंत्री जी ने बात की है, उन्हें ये बताया है कि आपकी कोई इमेज ही नहीं है या फिर उनकी कोई महत्वता ही नहीं है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो है कि मंत्री हो या जनप्रतिनिधि हो, उनका 2 रोल होता है। एक तो जो जन समस्या है, जनता काम है जिसके लिए चुन के आते हैं, और पब्लिक खुद नहीं चुनती है, आपको टिकट मिलता है, आप घर घर जाते हैं, वोटर्स के पैर छूते हैं जी, और आप कहते हैं हमेशा अवेलेबल होगा 24 आवर्स आपके लिए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, फ़ोन 24 आवर्स खुला हुआ है, कभी भी कोई संपर्क कर लेगा। ये जब चुनाव हो जाता है, चुन लिए जाते हैं और खासकर मंत्री बन गए, तो सत्ता के मद में वो जो अहंकार आता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये अहंकार बार बार उनकी वाणी से, उनके आचरण से निकल के आता है। तो जो इंदर सिंह, अभी आपको याद होगा एक मंत्री जी से जब बात हुई, अभी जो वर्तमान मंत्री से निवाड़ में, उनसे पूछा कोविड में मरने की बात की, उन्होंने कहा कि लोग तो ओल्ड होते हैं, वृद्ध होते हैं, मरना ही है। अगर वही अपोजिशन में होते तो आवाज उठा रहे होते कोविड को लेकर के सरकार के खिलाफ, लेकिन चूंकि उनकी सरकार है तो जनता उनको वृद्ध दिखाई देने पड़ी, कोविड से मरना ही है। वैसे इंदर सिंह परमार का है कि जाओ मर जाओ। आखिर जब आप वोट लेने जाते हो तो क्या चीज़ें याद नहीं रहती हैं आपको, हमें करना क्या है? आप वोट लेते हो, जनता की सेवा का वादा करते हो। ऐसे बहुत से लंबी फहरिस्त है पूरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का, और खासकर पब्लिक को लेकर के। दूसरा मैं उससे जोड़ना चाहूँगा कि जब आप मंत्री पद पे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप एक रोल मॉडल हैं पब्लिक में जी। आपको बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। आप मंच पे जाते हो, बड़े बड़े आदर्शवाद की बातें करते हो, तो आप जब बोल रहे हैं, जो आपका जो वाणी है उसका लोग अनुसरण करेंगे। आप कार्यकर्ता को देतुल्य कहते हो, कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण देते हो कि भाषा पे संयम रखिए, आचरण पे संयम रखिए, पार्टी का नाम जुड़ा हुआ आपसे, फिर आप क्या कर रहे हैं?
तो उसमें फिर गैप दिखता है, लगता है खुद भूल जाते हैं लोग। तो जो वर्तमान जो आपने अब इस विषय उठाया, वो दोनों चीज़ है, क्या खुद रोल मॉडल नहीं रहना चाहते या भूल जाते हैं आप रोल मॉडल हैं, और दूसरा जो जनता के प्रति आपने वादा किया था वो भी आप भूल गए, सत्ता के मत में इतने डूब चुके हैं। बिल्कुल सर, ऐसे कई कार्यक्रम किए हैं हमने, जिसमें सर आप भी कई बार शामिल हुए हैं, जिसमें हमने विवादित बोल को लेकर ही चर्चा की है। लेकिन ब्रिजेश सर, आप आगे अगर मैं बढ़ूं तो सवाल यही है कि हमने इतने सारे कार्यक्रम किए, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बोल, लिस्ट बना लीजिए ए से लेकर जेड तक हर नाम निकल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ना नेता सबक लेते हैं ना राजनेता। और अब आम जनता जब उनसे बात कर रही है तो भी वो सही तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में अब जब यही अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, अब ये खबर तमाम लोग हमारे देश के दर्शक देख चुके हैं, जाहिर है उनके जहन में ये बात आ रही होगी कि पहले तो आप हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद लात मारते हैं। कि ये समस्या आज हमें विकराल रूप में देखने को मिल रही है। ये दशकों से इसमें गिरावट धीरे धीरे आती रही है, धीरे धीरे स्तर यहाँ तक पहुँच गया है। पहले क्या होता था, यदि कोई ऐसे अपशब्द या बिगड़े बोल देता था तो उसको पार्टी स्तर पर और समाज के स्तर पर धिक्कारा जाता था, उसकी भर्त्सना की जाती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे उसमें कमी आने लगी है, क्योंकि उसकी वजह है कि अब आदमी खुद को उतना काबू में नहीं रख पाता है कि वो तत्काल या तो सुर्खियां बटोरने के लिए या जो मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से बोल जाता है। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया बड़ी तादाद में है, इसलिए उसके बोल ज़्यादा प्रचारित हो जाते हैं। ये किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है, हम तमाम दलों की बात करें, हम चाहे आज भाजपा की बात इसलिए करें कि वो चाल चरित चेहरे की बात करती है, तो उससे हमने अपेक्षा नहीं की थी कि इस तरह से उसके नेता बोलेंगे, क्योंकि वो पहले से अनुशासित रखते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को। और लेकिन जिस तरह से बोल बिगड़े हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि पहले लंबे समय से एक ही पार्टी का राज रहा पूरे देश में, तो वो सत्ता में रही, सत्ता से बाहर जाते थे तो लोगों को उम्मीद रहती थी या दल को उम्मीद रहती थी कि हम आज नहीं तो कल वापस आएंगे, और एक विचारधारा भले ही चेंज हो जाए, राजनीतिक परिवर्तन भले ही हो जाता, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उनकी परिवर्तन नहीं होता था, उनके बोलचाल में, व्यवहार में नहीं आता था। हम देखते थे विपक्ष की आलोचना भी ऐसे शब्दों के साथ करते थे पहले, जो आज की तारीख में देखने को नहीं मिलती है। यदि हम इंदिरा गांधी के दौर की बात करें कि वो सत्ता से बाहर हुई और सत्ता में फिर आई, जो 4 चवन्नी थाली में इंदिरा जी नाली में, इस तरह के लोक लुभावन नारे लगते थे। लेकिन अब वो नारों की दिशा भी बदल गई है, अब चोरों से लेके तमाम तरह के वो होते हैं, और खासकर महिलाओं को लेकर टिप्पणियां तेज होने लगी हैं। जिस तरह से चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, तमाम नेता जो बोलते हैं, उसके लिए एक आचार संहिता की, आज ऐसा लगता है कि इस राजनीतिक दलों में भी एक आचार संहिता की जरूरत महसूस होने लगी, वो भी सख्ती से। क्योंकि यदि किसी ने आइटम बोला, किसी ने टनाटन माल बोला, तो उसके शीर्ष नेतृत्व को इसका विरोध करना चाहिए और तत्काल उस पर फटकार लगानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ये किसी एक दल की बात नहीं है। दूसरे दल में किसी ने महिला को लेकर टिप्पणी की है या किसी मंत्री ने कहा जाइए मर जाइए, जिसको आप अपना भगवान कहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जनता मेरी भगवान है, उन्हीं का एक अधीनस्थ कैबिनेट मंत्री यदि कहे कि जाओ मर जाओ, यदि कोई कहे कि वृद्ध हो गए हैं तो कोरोना में मरेंगे ही, तो ये भाषा नहीं होनी चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे मुख्यमंत्री नाराजगी लगाएं सार्वजनिक रूप से, तो इसमें अंकुश लगेगा। तो एक आचार संहिता की सारे दलों में जरूरत है, ऐसी आचार संहिता होना चाहिए कि उनका नेतृत्व उस पर वो करे, या किसी से भूल से निकल गया तो क्षमा याचना कर ले तत्काल। कई बार ऐसा हो भी जाता है आक्रोश में, उत्तेजना में। दरअसल लोगों में सहनशीलता नहीं बची है। पहले जब उनको लगता है कि भविष्य अंधकार में, उनका आगे उनके लिए कोई फायदा नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी के बोल खराब हो जाते हैं। तो वही परिस्थितियां हैं कि आप खुद को संतुलित नहीं रख पा रहे हो, खुद को वैसा नहीं रख पा रहे हो कि भीड़ में यदि कोई आपको आक्रोशित कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, तो आप कैसे धैर्य रखें और कैसे उसका जवाब दें। बिल्कुल रंजन सर, क्या आपको लगता है कि हाँ, ये जो आलाकमान हमारे नेताजी हैं, यानी दिल्ली में बैठी हुई जो नेताजी बैठे हुए हैं, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, यहाँ यूज्ड टू हो चुके हैं ये लोग, इन्हें पता है कि हाँ ये लोग कंट्रोल नहीं रख सकते, आप बोल लीजिए, थोड़े दिनों बाद मीडिया में उठेगी बात, बाद में सब शांत हो जाएगा, भूल भुला जाएंगे, फिर कोई एक बयान आएगा तो आपके बयान फिर से दोबारा ताज़े होंगे। तो क्या आपको लगता है आगे इसका रास्ता एक ये भी है कि ऐसे बयानों को लेकर या ऐसे लोगों को ही बायकॉट करना चाहिए? आपकी इस पर नहीं, देखिए अभी जैसे विजय जी ने बोला पारुल जी, और बड़ी अच्छी बात बोले कि पार्टी में आचार संहिता होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और सारी पार्टी होना चाहिए। बिल्कुल। कोई किसी
मंत्री हो या साधारण जनप्रतिनिधि हो या सामान्य वर्कर हो या कोई पार्टी लीडर हो जी जो किसी पद पे नहीं है, उसका बयान, अब तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपने कुछ बोला और सर्कुलेट हो जाता है, पूरे गली गली पहुंच जाती बातें वो, तो उसका संज्ञान लेते ही या उसके नॉलेज में आते ही पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। इसके पहले हम लोग वो मीडिया में आए कोई चीज या विरोधी पक्ष प्रतिपक्ष जो बोलते हैं उसका संज्ञान ले, बात उठाए, दल को खुद एक ऐसी कमेटी होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए संज्ञान लेके उसकी भर्त्सना कर दें। लेकिन होता क्या है, पॉलिटिकल लाइन जो है इतनी डीप खिंच गई है, इतना गहरा खिंचा हुआ है कि हम अगर दूसरा दल है उसके नेता ने कुछ बोल दिया तो उसमें कमियां खोजते हैं, उसको ऊंची ऊंची आवाज में उठाते हैं, छत पे चिल्लाते हैं खड़े होकर के। लेकिन हमारे दल का मतलब खुद के दल का कोई आदमी बोल दिया और गहरी से गहरी बात हो, गंदी से गंदी बात हो, उसको डिफेंड करने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र है, ऐसे लोगों को, ऐसे वर्कर को मोटिवेट करता है कि चलो कुछ भी बोलते रहो, हमारे नेता तो खुश हैं। और दूसरा जो विजय जी ने बोला, आपने भी बोला था जी कि अगर हम कुछ गंदी बात बोलते हैं, हम कुछ बहुत तीखी बात बोलते हैं, अमर्यादित बात बोलते हैं, जी हमारे प्रमोशन का एक खतरा बन जाता है कि अगर किसी दल के नेता ने हमारे खिलाफ कुछ बोला, कोई इश्यू रेज किया, तो कितनी तीखी से तीखी बात हम बोल सकते हैं, हम ट्वीट कर देंगे, फेसबुक पे आ जाएंगे, उनको गहरी से गहरी बात बोल देंगे। तो हमको लगता है कि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हमारे नेता अभी खुश हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, एक चीज में अच्छी बात तो सॉरी मैं गलत बोल गया, कल एक ट्वीट आया, एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कुछ लिखा, यूपी का मामला है, उत्तर प्रदेश का मामला है जी उसमें भाजपा के संगठन मंत्री ने उनको सलाह दिया कि भाई कुछ आप अध्ययन तो कर लिया करो। तो हमने उनसे कहा अध्ययन क्यों करें, अध्ययन करने में टाइम वेस्ट होगा उनका, क्योंकि उनको पता है कि हमारे दल में जितनी हम गंदी बात बोलेंगे, अमर्यादित बात बोलेंगे, असंसदीय बात बोलेंगे, हमारा प्रमोशन पक्का होगा, हम नेता की नजर में आ जाएंगे, नेता में उठा लेगा। क्योंकि जब ऐसी उन्हीं का परंपरा दल था हमारे रंजन दल जी, में- जो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बलात्कार के मामलों में फांसी नहीं दी जानी चाहिए, गलतियां हो जाती हैं। तो जब नेताओं में भी इतने शीर्ष नेताओं में इस तरह की होड़ मची हो, एक के बाद एक वो गलत बात बोलने की, तो फिर दंडित कौन करेगा? लड़के गलती कर देते हैं जी तो ऊपर देखना चाहिए, ऊपर से अगर ऐसी प्रवृत्ति रहेगी, हम खुद अगर नहीं रोकना चाहेंगे तो पार्टी के जो वर्कर हैं, जो लीडर हैं, वो तो ऐसे बयान देंगे। तो दिक्कत है ऊपर से, आपको किस तरह का आचरण वर्कर में देखना चाहते हैं, किस तरह का आचरण अपने नेता में देखना चाहते हैं। और हम बात भी करेंगे, ट्रेनिंग होती है पारू, ट्रेनिंग होती है, जी सर। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे आश्वासन लेते हैं, उनसे बात करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब धरातल पे आते हैं, जी प्रैक्टिकल धरातल पे, तो सब फेल हो जाता है। तो इस तरह के बयान आते हैं। अभी मंत्राड़ी ने कहा, वहाँ ट्राइबल धार में बात हुई, ट्राइबल बेचारा वर्ग ट्राइबल लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें पानी खराब मिल रहा है, क्या तुमको किसने कहा रहने के लिए यहाँ पे? तो इस तरह के बयान, ऐसे मंत्री को तो एक क्षण भी अपने पोस्ट पे रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन करेगा कौन? ठीक है, आपको इसी मध्य प्रदेश में एक नेता ने, मंत्री ने एक सीएम की वाइफ को लेकर के एक बयान दिया, उसको विदिन 24 आवर्स हटा दिया गया, उनको हटना पड़ा। अलग बात, बाद में ले लिया गया उनको पद पे। तो लेकिन जब सामान्य वर्कर के प्रति, सामान्य जन के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग हो, तो इस पे एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर। ब्रिजेश जी, ये तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन अब जब प्रशिक्षण की बात आती है, जैसे सर ने कहा कि ट्रेनिंग होती है, तो क्या एक स्पेशल कैंप लगाना चाहिए, स्पेशल प्रशिक्षण शिविर, सिर्फ कि आपके जो बोल हैं, जो आपके लफ्ज़ हैं, उन पर ही आपको किस तरह से किन शब्दों का उपयोग करना है, नहीं करना है, या आपकी जो अंतर्मन की भावना है वो इतनी बाहर ना आए कि बाद में आप मीडिया में नेगेटिव सुर्खियों में आने लगे? देखिए पारो, हर दल कहता है कि हम प्रशिक्षण करते हैं, भाजपा में प्रशिक्षण होता है, बार बार उनके नेता कहते हैं कि कोई ऐसे बात मत बोलिए, ऐसा बयान मत दीजिए कि पार्टी को नुकसान हो। लेकिन जिस तरह से रंजन जी कह रहे थे, जब शीर्ष नेतृत्व से ही ठीक हो सकता है। यदि आपको भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगी तो आपको ऊपर का आदमी ईमानदार बिठाना होगा। यदि आप जिले का प्रभारी जो है वो ईमानदार होगा, देश का मुखिया यदि ईमानदार होगा, प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री ईमानदार होगा, तो निश्चित तौर से 50% समस्या का समाधान हो जाता है। कि एक डर रहता है कि वो लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं एक चेन सिस्टम चलती है। उसी तरह से यहाँ भी चले बिगड़े बोल का, यदि एक ने बिगड़े बोल बोला है तो दूसरा ये सोचता है कि मैं उससे ज़्यादा बिगड़े बोलने की कोशिश करूँ, उससे ज़्यादा सुर्खियाँ, मतलब एक किसी ने गंदी गाली दी है तो दूसरा सामने वाला उसको 2 गाली देना चाहता है।
वो वैसा नहीं होना चाहिए कंपटीशन हो जाता है। एक कंपटीशन ये बिगड़े बोल में। उसकी वजह है कि एक आचार संहिता है, जिसे मैंने पहले भी कहा, और सख्त। यदि जैसे रंजन जी ने कहा कि एक सीएम की वाइफ को लेकर यदि कोई मंत्री कुछ बोलता है, आप उसको विदिन कुछ घंटे में हटा देते हो, लेकिन जब पब्लिक के लिए बोलता है तब भी उसके साथ वही कार्रवाई करो, भले ही आपने बाद में ले लिया उसके माफ़ी मांगने में, लेकिन एक मैसेज जाता है कि यदि आपने गलत बोला तो आपका मंत्री पद खतरे में चला जाएगा। और जब मंत्री पद खतरे में जाने की बात आती है तो निश्चित तौर पर रात में क्या वो सपने में भी नहीं गलत शब्द बोल सकता है। तो डर होना जरूरी है। और हमने देखा जिस भी संस्थान में डर है, जिस भी संगठन में अनुशासन है, वहाँ पे एक डर ही एक वजह रहती है। क्योंकि यदि आप आर्मी की बात करो, वहाँ पे कोई गलत नहीं बोलता। यदि किसी ने एक वीडियो वायरल कर दिया कि हमें खाना गंदा मिल रहा है, बर्खास्त कर दिया आपने उसको। और यदि किसी एनसीसी में चले जाइए आप, या पुलिस में चले जाइए, एक गलत शब्द बोलने, वो गलत शब्द लिखने भर से उसकी नौकरी संकट में आ जाती है। तो फिर मंत्री पद और नेता का पद क्यों संकट में नहीं आया, उसकी विधायकी क्यों खतरे में नहीं लगे। पार्टी में ऐसा अनुशासन तभी आएगा जब पार्टी तय कर लेगी कि यदि किसी ने गलत बोला, सार्वजनिक रूप से उसको फटकार लगाए, पहला दायित्व उससे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाए। यदि इसके बाद भी बार बार उसके बोलने से आते हैं तो उसको अगली बार टिकट काटे कि वो पार्टी को नुकसान कर रहा है। हम देख रहे हैं एक नेता, दो नेता ऐसे रहते हैं हर दल में, 2-4 नेता जो लगातार इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन संगठन भी उनको झेल रहा है, पब्लिक भी उनको झेल रही है। या तो फिर पब्लिक उस स्तर पर आ जाए कि ऐसे लोगों को खारिज कर दे, लेकिन हम उसमें देखते हैं कि नेताओं के आचार व्यवहार में अंतर दो तरह का होता है। वो अपने क्षेत्र में अलग होते हैं, वहाँ उनको अब मतदाता गाली देता है तो वो सुन लेते हैं, लेकिन क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो दुत्कारते हैं। तो जब तक उनको, क्योंकि मतदाता का डर है कि यदि क्षेत्र में उन्होंने ज़्यादा कुछ सख्ती की तो फिर उन वोट नहीं मिलेगा और चुनाव में हार जाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र, जैसे रंजन जी भी कह रहे हैं, दोहरा चरित्र है नेताओं का। ये चरित्र एक होना चाहिए और पब्लिक को समझना चाहिए। बिल्कुल, और हमारी जनता को भी फॉरगिवनेस वाला बिहेवियर, यानी माफ़ी वाला बिहेवियर या भूल जाने वाला बिहेवियर थोड़ा सा बदल देना चाहिए, ताकि अगली बार से हमारे जो नेताजी हैं उनको सबक मिल सके। रंजन जी, यहाँ मैं आपसे कुछ और भी चर्चा करना चाहती हूँ। शिवराज जी के भांजे भांजियाँ, उनके माता पिता इंदर सिंह परमार जी ने जो बातें कही, यहाँ हम उस तरह से भी अगर देखें तो आपको लगता है कि आप ऊपर से कोई आदेश आएगा, इंदर सिंह परमार जी से कुछ कहा जाएगा या उनकी तरफ से कोई माफ़ी आएगी, आगे का सिनेरियो आप किस तरह से देखते हैं? इसे कितना गंभीर हमारे जो मंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं वो लेंगे? नहीं, मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ होगा। देखिए, भाजपा में 2 स्तर पे होता है जी। एक तो संगठन मंत्री जो संघ से जुड़े होते हैं, संघ के प्रेसिडेंट, उनका काम ही यही होता है कि पार्टी में कोई अगर रेवरेशन हो रहा हो, कोई अनियमितता हो रही हो, किसी तरह का आचरण में कमी हो रही है तो उस पर ध्यान दें, उसको टोकें। लेकिन जब पूरा फोकस आपका पार्टी के विस्तार पर होगा, हमें पार्टी को वर्ल्ड का सबसे बड़ी पार्टी बनानी है, सबसे ज़्यादा इसमें मेंबर रहेंगे हमारे, तो प्रशिक्षण या आचरण व्यवहार एक किनारे हो जाता है। अभी पूरा फोकस आपको पार्टी को बड़ा करने में है, तो उसमें संगठन मंत्री का रोल आता है। लेकिन होता क्या, संगठन मंत्री भी आंखें मूंदे रहते हैं, उनका रोल होता है, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है। पहले वही कप्तान सिंह सोलंकी थे, संगठन मंत्री थे, उनका दबदबा हुआ करता था पारो। मतलब क्या मजाल कोई मंत्री टाइम पे ऑफिस ना पहुंचे, कार्यालय ना पहुंचे, क्या मजाल कोई मंत्री कार्यालय ना पहुंचे, क्या मजाल कोई मंत्री को बिगड़े बोल दे या बोल देते निकल जाए। तो जब भी संगठन मंत्री का एक प्रभाव रहेगा, तो क्योंकि अल्टीमेटली चाहे सीएम हो, चाहे मंत्री हो या वर्कर हो, है तो भाजपा से, वो तो दल का आदमी पहले है, मंत्री या विधायक बाद में है, पहले दल से है। तो दल का अनुशासन जरूरी है, वो कहीं भी रहे आपके आचरण पे एक निगाह रखनी पड़ेगी। दूसरा बात हुआ क्या है पिछले कुछ सालों में, एक दशक में पार्टी के विस्तार में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम पहले होता था, देखिए अब पार्टी में डिफरेंस, हमें लगता था अगर पार्टी हमारा है, हमारा आचरण डिफरेंट है, अच्छा है तो लोग चुनेंगे। कांग्रेस को क्या बोलते थे, कैटिक सिचुएशन है, अव्यवस्था है, कल्चर नहीं है, हर तरह का गड़बड़ है, तो हम एक नई पार्टी बनाएंगे, हम अपना चाल चरित्र चेहरा की बात करेंगे तो जनता हमें वोट देगी, हमें सरकार में लाएगी। हम सरकार में आ गए, लंबे समय तक सरकार में रह गए, तो सरकार की जो बुराइयां होती है, सत्ता में रहने की जो बुराइयां होती है, वो पार्टी में आ गई। हमें चिंता नहीं है कि हम चाल चरित्र चेहरा की बात करें, हमें चिंता नहीं कि हम आदर्शवादी बने रहें। अब जो काम पहले कांग्रेस को लेकर हम बोलते थे, वही बुराई हमारे अंदर आ गई, लेकिन उसको दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और उसके प्रयास में रोल किसका है, संघ का है, संघ के संगठन मंत्री का है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो लेकिन रंजन जी भाजपा में तो हम देखते भी हैं कुछ स्तर पर हो जाता है कि जब संज्ञान में आता है तो कार्रवाई भी हो जाती है, लेकिन कांग्रेस का क्या है? वहां तो राहुल गांधी कहते हैं कि आइटम शब्द बेकार है, लेकिन उनके अधीनस्थ एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सुनते ही नहीं, वो तो उसकी नई डेफिनेशन देने लगते हैं।
तो हमने बजट जी वही कहा कि कांग्रेस को लोग हर बुरी सीट ले जानते थे, जी। लेकिन भाजपा में वही हो रहा है। ये दुखदाई है, ये दुख का कारण है। तो भाजपा को सोचना पड़ेगा कि जिस नारे को लेकर चली थी 4 चेहरा का, क्या बचा है? क्या पार्टी में डिफरेंस अभी भी है, या उसके आचरण बदलाव लाना? एक छोटी चीज है, एक मंत्री ने कुछ बोला, लेकिन उसको सामूहिक रूप से लेंगे तो बहुत बड़ी चीज निकल के आएगी। और मुझे लगता है भाजपा को सोचने की जरूरत है कि मामला एक छोटा मामला है या एक बड़े पिक्चर का छोटा पार्ट है। रंजन सर, इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं इस इंसिडेंट का, कि आगे ये अखबारों में, यूट्यूब की लिंक में ही सिमट कर रह जाएगा, कि आगे पार्टी कुछ सोचेगी इसके बारे में? जैसे कि हम कह रहे हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली पार्टी इस वक्त ज्यादा व्यस्त है किसी और मसले में, लेकिन अगर यही चलता रहा तो जनता कहीं और व्यस्त ना हो जाए। नहीं, यही है जैसे आप चर्चा कर रही हैं, आपने अच्छा इशू उठाया है, मीडिया अच्छी बात कर रहा है। हम जब इससे उठाएंगे, मीडिया अगर उससे उठाएगा, जनता में उसका रिएक्शन होगा तो डरेंगे। उसका फ्यूचर यही है। अगर हमने कुछ नहीं किया, मीडिया ने इसको रेज नहीं किया जो हमारा ड्यूटी है, या फिर पब्लिक ने उस पर रिएक्शन नहीं दिया, अपने काम में लगी रही, उसको समय नहीं इस चीजों को देखने का, तो नेता ऐसे बिगड़े बोलते रहेंगे। बिल्कुल। और वैसे भी पारुल जी, यदि आपका बच्चा गलत संगत में जाए, पहली स्टेप पे आप उसको रोक दोगे तो बिगड़ने से बचा सकते हो। लेकिन यदि आपने नजरअंदाज किया तो जो हश्र आज भाजपा कांग्रेस का हुआ है, सॉरी, वही हश्र आपका हुआ, क्योंकि आपको चुना इसलिए था कि आप चाल, चेहरे, चरित्र की बात करते थे, वो नहीं करते थे। लेकिन आज आप में भी वही बुराइयां आ गई तो निश्चित तौर पर जनता दूसरा विकल्प सोचती है। तो ये धीरे धीरे आपको उसके नुकसान पता चलेंगे। तो हो सकता है कि भाजपा इससे सबक ले और समय रहते उसका इलाज कर। और ये वीडियो में जो हम देख पा रहे थे, जो अभिभावक पहुंचे थे, वो पढ़ा लिखा वर्ग है, कहीं जॉब करने वाले लोग हो सकते हैं। वो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ऑनलाइन क्लासेस में जो स्कूल फीस वसूली कर रहे हैं आप उसे कम कर दीजिए। और उसके बाद जो वो लोग, जाहिर है, हम अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर्स क्लास के लोग हैं। यहाँ कितना नुकसान आप समझते हैं कि हो सकता है? देखिए, बिल्कुल नुकसान तो होता ही है। यदि आप अभिभावक कह रहे हैं, यदि आप सबको सोच रहे हैं कि कोरोना की मार सब पे पड़ी है, तो निश्चित तौर पर उस वर्ग पे ही पड़ी है। उसमें मध्यम वर्गीय ज़्यादा संख्या में है। यदि उसकी नौकरियां चली गई हैं, दुकान नहीं खुल रही, उसका व्यवसाय ठप पड़ा है, आप उन पर फीस का बोझ डाल रहे हो। यदि बाकी लोगों को आपने रियायत दी है तो यहाँ भी तो हमने छत्तीसगढ़ में देखा, उन्होंने कहा हम प्राइवेट स्कूलों की भी फीस भर देंगे। यदि आप फीस नहीं भर सकते हो तो आप उसमें आचार संहिता में तो बांध सकते हो, एक कानून लागू कर सकते हो कि भाई प्राइवेट स्कूल हैं, आपने स्कूल तो लगाए नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन क्लास भी नहीं ली। टीचर को आप कितना वेतन दे रहे हैं, एक कमेटी बना दीजिए, वो चेक कर ले कि कितना खर्च हुआ आपका और कितनी आमदनी है। उस हिसाब से एक अभिभावकों को आप कह सकते हो कि इतनी राशि दे दीजिए। आपने कह दिया ट्यूशन फीस दे दीजिए, तो मालूम चला कि कई स्कूलों की ट्यूशन फीस ही इतनी है कि बाकी की फीस तो 2-4-5 हज़ार बच्चे उनके। तो ये सब देखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, कि ट्यूशन फीस कितनी है। यहाँ तो मनमर्जी से ट्यूशन फीस चल रही, एक प्राइवेट स्कूल की 3,000 भी होती है, एक की 2,000 भी, एक की 1,000 भी। तो आप कोई निर्धारित तो है नहीं पहले से फीस, आपका पहले से कोई निजी स्कूलों पे अंकुश तो है नहीं। तो ये अंकुश लगाने की पद्धति आपको पहले से अपनाना चाहिए। एक एक्ट बनाना चाहिए, चाहे नर्सिंग होम एक्ट हो, चाहे स्कूल, निजी स्कूलों का एक्ट हो, ताकि उनकी मनमानी ना चल सके। बिल्कुल। इस मनमानी पर रोक लगाने के लिए आपको लगता है कि इस मामले में इंदर सिंह परमार जी तब तो नहीं बोले, आगे कुछ गवर्नमेंट इस मामले में कोई निर्णय ले कि स्कूल की मनमानी पर कंट्रोल हो, ताकि जो अभिभावक अभी सुनकर आए हैं कम से कम उसका ही हर्जाना उनको मिल जाए? बिल्कुल। जब जनता की आवाज़ उठती है ना पारुल, तो कई सरकारें अपने निर्णय बदलती हैं और उनको उस हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि वो जनता का मत देखती हैं। यदि मत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऐसा आएगा तो निश्चित तौर पर सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। और जनमत के आगे हमने कई सरकारों को मजबूर होते देखा है। बिल्कुल। रंजन सर, आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, बस सही है। जैसे विजय जी ने स्कूलों की बात की है, तो मुझे लगता है बहुत समय है, बड़ा समय है कि सारी पार्टी को अपने नेताओं के आचरण को लेकर के एथिक्स कमेटी बनानी चाहिए। और एथिक्स कमेटी ना बने, उसका प्रभावी रोल नहीं हो। ऐसे लोग हों जो काफी उनका आचरण ठीक हो, उन पे कंट्रोवर्सी कोई आरोप ना लगा हो, और चीजों को देखें, क्योंकि अल्टीमेटली मैसेज क्या देना चाहते हैं। और देखिए, शिक्षा जो है बच्चों को मिलती है। आप रोल मॉडल हैं, रोल मॉडल है तो युवा तो अलग बात है, लेकिन बच्चे वो भी सीखते हैं, आपको देखते हैं, पूरा समाज देख रहा है, और सोशल मीडिया से आप घर घर पहुंच रहे हैं। तो बहुत बड़ा समय है ऐसे बोलना है। अब कई बार जैसे ब्रजेश जी ने कहा, अब इसमें निकल जाता है, कई बार होता है, आप परेशान है, आप खुद बीमार है, कोई बात है, तो उसका संशोधन कर दीजिए, बोल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश सर, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देखिए, ये ज़बान है ना, बड़ी कीमती होती है, बोली बड़ी कीमती होती है, कि अगर मुंह से आपने कुछ बोला और वो सही निकल गया तो वारे न्यारे, लेकिन अगर वही गलत निकल गया तो आपको कितना हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। ये इंदर सिंह परमार जी एक एग्जाम्पल हैं। उन्होंने जो कहा, उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन आप नेता हैं और जनता
आपको देखती है, आपसे कुछ डिमांड करती है, या आपको कहीं ना कहीं ये मानती है कि आप उनका समस्याओं का उनकी हल करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन जब आप उन्हें कह देते हैं, याद होगा कि कांग्रेस की सरकार के समय कमलनाथ जी को लेकर कहा जाता था कि उनसे कोई मिलने जाता था तो वो कहते थे चलो चलो। यहाँ तो वो जनता है जिसे आप भगवान मानते हैं, वो वोटर्स हैं जो आपको ये कद देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आकर अगर आप इस तरह का बर्ताव करेंगे तो फिर ये जनता है। जनता जहाँ सत्ता पर बैठाना जानती है तो गिराना भी जानती है। इसलिए नेताजी संभल जाइए, वरना आगे डगर कठिन हो सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।